प्रोग्राम जुर्मो सज़ा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान पाकीज़ा ज़ाहिद। नाज़रीन, जब कोई इंसान खुद को मौशरती इंसाफ से बड़ा समझने लगे तो अपने ही गलत फैसलों की जंजीरों में जकड़ा जाता है और जराइम का मुर्तकब हो जाता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे जराइम की दो ऐसी कहानियों की। रावलपिंडी में एक शख्स ने अपने ही खालाजाद भाई को कत्ल करके जुर्म की तमाम हदें अबूर कर दी और फिर हकीकत को छुपाने के लिए लाश तल्फ करने की नाकाबिले यकीन कोशिश की। और गुजरांवाला में दो बेटियों ने अपने वालिद को आग लगाकर कत्ल कर दिया। वाक़े के पीछे छुपे राज ने सबको हैरान कर दिया। आइए सबसे पहले रावलपिंडी चलते हैं, जहां खौफनाक कत्ल की दास्तान ने सबको झंझोड़ कर रख दिया। नाज़रीन, वाक़या कुछ यूं हुआ कि रावलपिंडी का रिहायशी महर अपने खालाजाद भाई मोहसिन को प्राइज बॉन्ड का झांसा देकर अपने घर लाया, जहां उसने खंजर के वार करके मोहसिन को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने लाश को गर्म तेल और केमिकल की मदद से तल्फ करने की भरपूर कोशिश की और फिर वर्षा के साथ मिलकर मोहसिन को ढूंढने का ढोंग रचाया। रावलपिंडी से हमारे रिपोर्टर अयास अकबर यूसुफजई इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात से आगाह करें। जी अयास। जी बिल्कुल, थाना सिटी रावलपिंडी को इतला मिलती है कि मोहसिन नामी शख्स जो है वो लापता है। मोहसिन के वालिद की मुद्दत में वहाँ पर एक दरख्वास्त दी जाती है और थाना सिटी जो है वो अगवा का मुकदमा दर्ज करती है। साथ ही एक और शख्स जिसका नाम साकिब है वो दरख्वास्त देता है कि मोहसिन नामी शख्स को उसने थाना सिटी के इलाके लियाकत बाग में 45 लाख रुपया प्राइज बॉन्ड के लिए दिया था। आज दूसरा दिन है, उसका नंबर भी बंद है और वो गायब है। पुलिस के लिए ये चैलेंज था कि वो किस दरख्वास्त पर कार्रवाई करे। एक तरफ जो है लेन देन के हवाले से एक शख्स पर इल्ज़ाम है कि वो पैसे लेके कहीं गायब हो गया और दूसरी तरफ उसी शख्स के जो वालिदैन है वो दरख्वास्त देते हैं कि वो लापता है। ये सारा मामला क्या था, इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन ये आपको बता दूं कि मोहसिन जो है उसको अपने ही खालाजाद भाई महर ने बेदर्दी से, सफाकियत से और अंदोनाक किया। जो मैं इसके लिए एक सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूँ वो कम है कि उसको पैसों की खातिर मारने के बाद जो है उसकी पूरे जिस्म को कढ़ाई के अंदर फ्राई कर दिया। नाज़रीन, रावलपिंडी थाना सिटी पुलिस ने अपनी हिकमत अमली से मुलजिम को गिरफ्तार किया। ताहम पुलिस हिरासत से फरार की कोशिश के दौरान मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग का निशाना बन गया। इस तमाम मामले पर हम बात करेंगे। हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इरफान रियाज साहब मौजूद हैं थाना सिटी से और साथ ही SHO नदीम साहब हैं। इन दोनों से बात करेंगे मामला क्या है। सबसे पहले मैं आईओ से बात करूंगा। एक्चुअली ये खालाजाद कज़न था इसका, महर अली और मोहसिन अशरफ। और मोहसिन अशरफ जो है वो प्राइस बॉन्ड एक्सचेंज का काम करता था और पॉजिटिव किरदार का मालिक था। तो जो ये दोनों एप्लीकेशंस हमें मौसूल हुई तो हमने वेरीफाई किया कि आया ये डिफ़ॉल्टर तो नहीं है जो एबडक्टी हो रहा है, लेकिन इसकी जो क्रेडिबिलिटी थी वो पॉजिटिव थी। तो वही ये स्टांस बन रहा था कि ये यकीनन किसी न किसी हवाले से रकम की वजह से ये एबडक्शन के केस में आ चुका है। तो इसके ऊपर फौरी तौर पे हाई अफसर और बिलखसूस SHO साहब ने FIR रजिस्टर की। जैसे ही वेरीफाई 26 की शाम रात को तकरीबन एप्लीकेशन मौसूल हुई हैं, विदिन 12 आवर जो है FIR रजिस्टर हो गई 27 को। फिर बाद जो है इसकी जो है ना वर्किंग करते रहे। CCTV फुटेजेस के ऊपर सेफ सिटीज़ ने बड़ा बेनिफिट दिया, लोकल कैमरास, उसके बाद तमाम जो है CDR जितने भी कंसर्निंग बंदे थे, सस्पेक्ट थे, सब की CDRs वगैरह पे जो भी इनिशिएटिव हमारे CPO साहब के ऑफिस में IFC है हमारा। उसके बाद जो लोकल सेफ सिटीज़ जो IG साहब के विजन के मुताबिक हमारे यहाँ पे रावलपिंडी में इंस्टॉल हो चुके हैं, वर्किंग कंडीशन में ऑलमोस्ट आ चुके हैं। और DSP साहब हमारे और SHO साहब बिल्कुल 24/7 हमारे साथ लाइजन रहे हैं। और फिर जो है सस्पेक्ट जो है हमें मेन यही, जहाँ पर भी हम घूम कर आते थे, जिस भी टेक्निकल एविडेंस से, ह्यूमन इंटेलिजेंस से, लास्ट उसकी जो है सूरत हाल से, तो हम यहीं इस घर तक पहुँचते थे। चूँकि ये इनका खालाजाद था, इसने सेम डे उसको मर्डर कर दिया था, बाकियात इसने जो है ना ज़ाया कर दी थी, तो वो एक थोड़ा सा टफ टारगेट था। जी बिल्कुल, समरज़ार में मौजूद हूँ जहाँ पर मोहसिन को अपने खालाजाद भाई ने भिला फुसला कर पैसे हथियाने के गर्ज से यहाँ पर लेके आया और उसको अपने घर के छत पर जो है वो बेदर्दी से फ्राई कर दिया, या उसको ये कहूँ कि चर्बी के साथ गला दिया। और उसके बाद जब वो जितनी केमिकल के साथ वो डेड बॉडी तल्फ़ हो सकती थी वो तल्फ़ की। उसके बाद जो उसके हड्डियों के ज़र्रात थे और जो लास्ट पे आप अगर को गूदा कह लें, जो बिल्कुल आखिर में ना हल होने वाला मादा था, उसको ला के इस प्लॉट में जहाँ पर ये खलीक आपको दिखा रहे हैं, ये सारा यहाँ पर फेंका। उसके बाद यहाँ से वो पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री के एहलकार यहाँ से वो उठा कर ले गए हैं। मले वालों ने इसके ऊपर मिट्टी वगैरह डाली है ताकि वो स्मेल वगैरह ना करे। तो SHO हमारे साथ मौजूद है नदीम साहब
SHO थाना सिटी के, तमाम केस को सुपरवाइज़ भी किया। इनसे हम पूछते हैं कि क्या यहाँ पर जो महलूल फेंका है उस हवाले से इसकी क्या इंटेंशन थी और कैसे यहाँ तक पहुँचे। SHO साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आईओ साहब से तो हमने डिटेल में पूछ भी लिया है। तो यहाँ पर ये जो महलूल फेंका है, गूदा कह लें या बाकियात कह लें, उसके साथ फिर क्या किया आप लोगों ने? वो ऐसे है कि जब दौरान इंटरोगेशन ही उसने बताया था कि वो जो मैंने जब उसको जलाया था मेहर अली को, तो उसका गोदा जो है वो साथ वाले प्लाट में है ना, तो वहाँ पे मैंने फेंका है। तो वो मैंने उससे पूछा वो आपने किस ज़रिए से उसको फेंका। वो कहता है हमने एक टप में डाल के जो है ना उसमें साथ डाल के, क्योंकि साथ ही वो प्लाट वो तरह हम रख नहीं सकते थे, तो उसने लेके आया। तो फिर उसको यहाँ पर लेके आए मौके पर, फिर वहाँ पर यहीं पर जो है फोरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी उसको कवर कर लिया ना उसको। तो फिर मालूम उसको जो फोरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी आई, उन्होंने बाकी अपना जो काम बनता था वो किया। इस होलनाक वाक़े के बाद मकतूल के वालिदैन पर क्या गुजर रही होगी, इसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। अयास अकबर यूसुफजई ने इनसे बात की है, आइए आपको दिखाते हैं। मोहसिन की वालिदा मेरे साथ मौजूद है, उनके वालिद भी हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ ऐसा कुछ करेगा। वो दिन में 2-2 3-3 टाइम मेरे घर आता था, खाना मेरे साथ खा रहा है, चाय मेरे साथ पी रहा है। इन बच्चों को मैंने अपने बच्चों की जगह पाला है, छोटे छोटे मेरे हाथों में पैदा हुए हैं, मैंने इनको पाला है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, कभी मेरा दिमाग वहाँ तक गया भी नहीं था कि अल्लाह ना करे ऐसा कुछ ये मेरा भांजा मेरे साथ कर सकता है। और मेरे बच्चे का एक ही दोस्त था, ये खाला का बेटा, जिसके साथ वो बैठता था, उठता था, और चाय पीने चले और खाना खाने चले। बहुत एतमाद करता था मेरा बेटा उस बच्चे के ऊपर। जब मैंने कुछ ऐसा सुना तो फिर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अल्लाह ना करे ये यतीम बच्चा या बहन मेरी बेवा, खुदा ना करे ऐसा कुछ हमारे साथ सोच सकते हैं या कर सकते हैं। हमारी रातों की नींदें उड़ गई हैं, क्या करें हम। अपनी आंखों से माँ बाप देखते हैं, सब्र आ जाता है। हमने उसका ऐसा कुछ भी नहीं देखा। वो तो मुझे कह के गया माँ मैं सदर तक जा रहा हूँ, फिर भी मैं बोली भाई तू अल्लाह के हवाले जाओ, जहाँ भी जा रहे हो अल्लाह के हवाले जाओ। उसके बाद कुछ नहीं पता चला कैसे बच्चा रजब ज़ार पहुँच गया, कैसे इनके घर पहुँच गया, कुछ ही पता ही नहीं चला। सर हम तो पहले तो एक दिन तो बड़े परेशान रहे, फिरते रहे, आगे पीछे ढूंढते रहे, फिर दरख्वास्त दी हमने। हमारे तो खुदा जानता है वहम और गुमान भी नहीं था। ये तो अल्लाह भला करे अजहर साहब का, SHO साहब का, इरफान साहब का, इन बेचारों ने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है, मैं इनका एहसान पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। इन्होंने सुराख लगाया, क्या हुआ कि किस तरह पकड़ा इन्होंने। मेरी तो हिम्मत ही नहीं है, मेरे तो खुद कमर में इतनी जान नहीं है कि मैं 4 कदम चल सकूं इस वाक़े के बाद। हम तो बिल्कुल ही, उसने तो मेरी बिल्कुल ही सारा कुछ मेरा छीन लिया, मेरा तो सारा कुछ उसने बर्बाद कर दिया। हमारी तो सोच भी नहीं थी, वहम गुमान भी नहीं था कि ये अपना घर आना जाना खाना पीना हमारे साथ पैसों की खातिर ये करेगा। अपना ही घर का बच्चा था आपका और उसने ये हरकत की, तो इससे पहले भी कारोबारी लेन देन था इसका महर के साथ, ये पहली दफ़ा कोई ऐसी बात नहीं? वो चर्बी का काम करता था, मेरा बच्चा अपना बांडो शंडो का काम करके अपने बच्चों को उसने बड़ा खुश रखा हुआ था, नमाजी आदमी था। ये बच्ची है उसकी जान ही छोड़ दी थी हर टाइम उसके साथ। तो हम तो अभी तक सोच रहे हैं, हो सकता है अभी गली से आएगा, मोटरसाइकिल रुकेगा, अंदर आ जाएगा। हमें तो अभी तक भी कोई समझ नहीं आ रही हमारे साथ हुआ क्या है। ये तो अल्लाह भला करे पुलिस वाला का, खुदा इनको बच्चों को आबाद रखे, अल्लाह पाक इनको सदा खुश रखे, शाद रखे। मेरे इतनी दुआएं नहीं है, दिल से नहीं करी, इनके मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। इन बेचारों ने बड़ी मेहनत करी है हमारी खातर, हमारा इनसे लेना ना देना, फिर भी इन लोगों ने दिन रात एक किया है। मैं इस चीज़ को दिल से कहता हूँ, उन बेचारों ने बहुत मेहनत करी है, इन बेचारों ने, मैं इनका एहसान पूरी ज़िंदगी नहीं उतार सकता। अक्सर लोगों को ना पुलिस से शिकायत भी रहती हैं, हमेशा बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देते हैं, पुलिस मिली हुई है, पुलिस काम नहीं करती। मैं जब से ये प्रोग्राम कर रहा हूँ और जब से मैं क्राइम रिपोर्टर में देखता हूँ, पुलिस अपना काम अच्छे तरीके से भी करती है, लेकिन हम फिर भी पुलिस को हमेशा हमने वो एक लेबल लगाया होता है। ये जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं, नो डाउट उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। अब आप क्या सोचते हैं, क्या वे फॉरवर्ड है, क्या देख रहे हैं कि क्योंकि आपका बच्चा तो अब इस दुनिया में नहीं है, पुलिस ने अपना काम भी कर लिया है और सुना है कि वो जो कातिल है वो भी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच चुके हैं, तो कहीं पे रिश्तेदारी कोई चीज़ ये कोई आड़े हाथों तो नहीं आती इंसाफ के रास्ते में? मेरी पोतियाँ हैं, मैं उनको देख देख के मेरा कलेजा दिल को आता है। आपके घर का सहारा भी था, सारा इन बच्चियों के हवाले से इनकी सब आपके ज़िम्मे है? बिल्कुल, मेरा सारा हिसाब था उस बच्चे के साथ था। मतलब जो लेन देन, बेटा बिल जमा करा दे, फिर आपस में बाप बेटा लेन देन कर लेते थे। मेरा तो सारा टोटल सासा ही वो ही था।
बाकी की तफसीलात आपने मुलाहिजा की। आइए अब गुजरांवाला चलते हैं, जहां मुबैना तौर पर बीवियों और 2 बेटों ने अपने ही वालिद पर ज्यादती का इल्ज़ाम लगाकर उसे आग लगाकर कत्ल कर दिया। गुजरांवाला से मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे राना अंसर। जी हम इस वक्त थाना सिविल लाइन के इलाका मुगल चौक में मौजूद हैं, जहां कुछ दिन पहले ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि बेटियों ने आग से जलाकर अपने बाप को कत्ल कर दिया है। मेरे पीछे ये जो मकान है छोटा सा, तकरीबन 2 मरले का, ये किराए का मकान है और मकतूल अली अकबर यहीं रहता था और इसी घर में ये वाक़या पेश आया। अली अकबर के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये फैसलाबाद का रहायशी है। इसकी पहली शादी ज़रीना नामी खातून से हुई, जिससे इसके 3 बेटे थे। तकरीबन 19 साल पहले अली अकबर ने दूसरी शादी कर ली सायरा नामी खातून से। दूसरी शादी के बाद जो पहली बीवी थी वो अपने 2 बेटों को लेकर अलहदा होगी, जबकि एक बेटा जिसका नाम गुलाम फरीद है और उसकी उम्र तकरीबन 22 साल है, वो अपने बाप के साथ यहाँ गुजरांवाला आ गया। अली अकबर ने दूसरी शादी की 19 साल पहले। दूसरी बीवी का नाम सायरा है। दूसरी बीवी से अली अकबर के 8 बच्चे हैं, 4 बेटे और 4 बेटियाँ हैं। जो बड़ा बेटा है मोहम्मद अली, उसकी उम्र तकरीबन 17 साल है। 9 साल पहले अली अकबर ने तीसरी शादी कर ली। अली अकबर मेहनत मजदूरी करता है, बड़ी मुश्किल से उसका घर चलता था, तो 9 साल पहले उसने तीसरी शादी नाजिया नामी खातून से की। नाजिया की पिछले शोहर से एक बेटी थी, अमन उसका नाम है और 17 साल के करीब उसकी उम्र है। अली अकबर से नाजिया की कोई औलाद नहीं है। तो ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हम आपको अंदर ले जाकर दिखाएंगे भी। छोटा सा एक घर है जिसमें 3 कमरे हैं। तो इन 3 कमरों में अली अकबर अपने पहली बीवी से, जो उसका बेटा था गुलाम फरीद, और दूसरी बीवी, उसके 8 बच्चे और तीसरी बीवी और अपनी सौतेली बेटी अमन के साथ इस घर में रहता था। ये मेरे पीछे एक सहनुमा राहदारी है और मेरे पीछे ये एक जो छोटा सा कमरा है कि यहाँ चारपाई पर अली अकबर लेटा हुआ था। अली अकबर को, जैसे पुलिस तफ्तीश में भी ये बात सामने आई है, उसे नशा आवर कोई चीज़ खाने में मिलाकर खिलाई गई, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। चारपाई पर उसको बांध दिया गया और फिर यहाँ एक मोटरसाइकिल खड़ा था, उसमें से पेट्रोल निकालकर अली अकबर के ऊपर डाला गया और उसको आग से जला दिया गया। नाज़रीन, मकतूल की बहन ने बेटियों और अपनी भाभियों पर कातिल होने का इल्ज़ाम आयद किया और वाक़े के पीछे रिश्ते के तनाज़े को ज़िम्मेदार ठहराया। इसके अलावा मकतूल के बेटे और एक 5 साला बेटी के इस वाक़े पर क्या कहना है वो भी आपको दिखाते हैं। अली अकबर की बहन है जो इस केस में मुद्दईया भी हैं, यहाँ इस घर में, उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप ये बताएं, आपका इल्ज़ाम क्या है जो आपने मुकदमा दर्ज करवाया है? हमने तो दर्ज यही करवाया था कि कोई रिश्ते की आड़ लेकर उन्होंने नशा दे दिया। किस रिश्ते की, ज़रा थोड़ा तफसील से बताएं। रिश्ता ये था ना, जो अली अकबर ने अपने बेटे के साथ शादी की, वो भी नहीं राजी थी, खुश नहीं थी। तो जो मेरी बहन की डेथ हो गई थी ना, उसके साथ करना था। आप ये कहना चाह रही हैं कि जो अली अकबर की सौतेली बेटी है अमन, जिसने इल्ज़ाम लगाया है अपने बाप पर, उसका निकाह कर दिया था अली अकबर ने अपनी पहली बीवी से, जो उसका बेटा गुलाम फरीद है, उसके साथ। कब हुआ ये निकाह? ये निकाह को हो गए कुछ 1 महीने हो गए, साल या 6 महीने हो गए। तो वो दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे रहते थे? हाँ, इकट्ठे रहते थे। ठीक है, तो फिर और क्या तनाज़ा था, इस वजह से उसको कत्ल कर दिया गया? नहीं, जो मेरी बहन की डेथ हुई थी ना, अली अकबर की अपनी एक बेटी थी जशफा, उसने कहा कि मैं इसका रिश्ता अपने भांजे के साथ तय कर दूंगा। वो सारियाँ बोली कि नहीं करेंगे ऐसा, माँ भी बोली कि नहीं करेंगे, उसने कहा मैं करूँगा। बस एक शाहिद अली अकबर का भांजा एक फैसलाबाद में रहता है। तो अली अकबर ने अपनी दूसरी बेटी यशफा, जिसने इल्ज़ाम लगाया है, उसकी शादी करना चाहता था भांजे के साथ। और जो उसकी बीवी है, जो यशफा की माँ है, वो राज़ी नहीं थी। वो भी नहीं राज़ी थी, यशफा भी राज़ी नहीं थी। तो फिर इस बात की वजह से उसको कैसे कत्ल किया जा सकता है? ये तो बड़ी छोटी सी बात है। वो ना ऐसे कत्ल किया ना, फिर नशा दिया गया उसको। तो अब क्या आप पुलिस तफ्तीश से मुतमिन हैं? नहीं, पुलिस ने नहीं अच्छी नहीं तहकीकात की। उसने क्या चाहती हैं आप, क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं कि 4 मुजरम थी, 4 ने जलाया, एक तो छोड़ दी उन्होंने। मुद्दईया खातून की आपने बात सुनी। अब अली अकबर का बेटा 17 साला मोहम्मद अली है, उससे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहता है। अच्छा बेटा, आप बताओ, अपना नाम बताओ। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, कितनी उम्र है तुम्हारी? 17 साल। तो उस वक्त जब ये वाक़या हुआ तुम कहाँ थे? काम पे। तो कौन कौन था घर? 2 मामा थी और 2 बहनें थी, छोटे बच्चे थे। तो क्या सुना, क्या है तुमने, क्या हुआ है? यही रिश्ते की वजह से जो मामला हुआ है, उन्होंने रिश्ते की वजह से सुना है कि हमने इसीलिए ऐसा किया, हमें रिश्ता नहीं था देना।
उस झगड़े के अंदर ही आग उन्होंने, पापा ने कहा मैंने रिश्ता वहाँ ही करना है, और इन्होंने आग बांध के नशा दे के आग लगा दी। किसने लगाई? दोनों मामाओं ने और बहनें भी बीच ही थी। तुम लोगों को कैसे पता चला? इन्होंने खुद ही बताया था। जब ये हुआ तो कितनी देर बाद तुम लोग घर पहुंच गए थे? मैं तकरीबन 3-4 घंटे बाद आया था, मुझे 3-4 घंटे बाद पता लगा था। तो क्या होता था तुम लोगों के घरों में? कोई लड़ाई झगड़े होते थे? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई ऐसा मसला नहीं था, खुश था, सब खुश रहते थे, पापा भी ठीक थे, कोई ऐसा मामला नहीं था। अच्छा आप ये बताओ, ये यशफा और अमन ने पुलिस को जो बयान दिया है, तुम भी इसी घर में रहते थे, वो कहती हैं घर वालों को पता था, घर में ऐसी कोई बात हुई? ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ये सब झूठ है। जब ये वाकया पेश आया तो अली अकबर के जो बेटे थे वो घर में मौजूद नहीं थे, घर में सिर्फ खवातीन और बच्चे थे या उसकी बेटियां थी। यहाँ एक अली अकबर की बेटी है, तकरीबन 5 साल उसकी उम्र है, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। बेटा नाम क्या है आपका? दुआ। दुआ, तो क्या हुआ था उस वक्त? तुम घर में थी जब ये सारा कुछ हुआ? साढ़े भरा काम ते गए सी ऐसी के काड़ी ते पहले दित्तियां नींद दियां गोलियां दे के फिर रोटी खवाई, पापा ने सानू भी खवा के उत्ते भेज के कुंडी लाती, फिर 4 जाने ने पापा ने बन के मंजी ते बन्ने हाथ ते फिर उत्ते पेट्रोल सुटिया गड्डी चो कड़ के ते फिर सिर च लैटर अग लाई ते सिर च थोड़े मारे। तो नाज़रीन, ख़ानदानी झगड़ों के नतीजे में होने वाले जुराइम के वाक़यात में सच को झूठ से अलग करना और हक़ाइक़ की तह तक पहुँचना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। पुलिस इस पेचीदा केस की तहकीकात कर रही है। अब तक की होने वाली कार्रवाई पर पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, जानते हैं इसमें। मकतूल अली अकबर की कहानी में काफ़ी धागे अभी उलझे हुए हैं। ये सारी डोरें सुलझाने के लिए हम पहुंचे हैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन रिजवान तारिक साहब के साथ। रिजवान साहब, अभी मैंने जाए वकूआ विज़िट किया, छोटा सा घर था, अली अकबर की बड़ी अफसोसनाक कहानी है। हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा एक्चुअल इस घर में हुआ क्या है? थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ कि 1 जनवरी को सिविल हॉस्पिटल में एक शख्स झुलस कर लाया जाता है। उससे उसके साथ आने वाले वरसा से जब पुलिस मौके पर मौजूद होती है, वो बात करती है, तो इसको इनिशली कहा जाता है कि ये एक हादसा था जो कि घर में गैस का चूल्हा फटने के बाइस हुआ, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद उसको लाहौर रेफ़र कर दिया जाता है और अली अकबर लाहौर रेफ़र हो जाता है, वहाँ पर उसका इलाज चलता रहता है। तकरीबन 4 या 5 दिन बाद जब 6 तारीख आती है, तो 6 तारीख को अली अकबर की एक बहन बिल्किस बीबी जो कि फैसलाबाद की रहने वाली हैं, वो आती हैं और सिविल लाइन पुलिस गुजरांवाला को अप्रोच करती हैं और एक एप्लीकेशन देती हैं कि ये जो मेरे भाई का झुलसना है ये कोई हादसा नहीं, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत कत्ल किया गया है। और इसमें वो नामज़द कर देती हैं अली अकबर की 2 बीवियों को और उसकी 2 बेटियों को, एक सौतेली बेटी और एक सगी बेटी को। तो उसके बाद पुलिस अपनी जब तफ्तीश का आगाज़ करती है FIR का इंदराज करके, तो ये जो 2 बच्चियाँ हैं और एक बीवी है, वो अपने इस सारे मंसूबे का 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था। उसकी 2 बीवियां, दूसरी और तीसरी, और 2 उसकी एक सौतेली बेटी और दूसरी जो बेटी है जी। तो एक को छोड़ दिया पुलिस ने, ये क्या मामला? इसमें इनिशियल जो हमारी तफ्तीश हुई है उसमें 3 लोगों का किरदार इसमें सामने आया है कि 3 लोग जो थे, एक उसकी बीवी और 2 बच्चियां जिसमें एक सगी और एक सौतेली बेटी है, इन 3 खवातीन ने मिलकर ये प्लान किया कि उसको आग लगाई। अहम पहलू ये है कि जो ज्यादती का इल्ज़ाम लगा रही हैं उसकी दोनों बेटियां, उसकी क्या हकीकत है, मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है और पुलिस तफ्तीश का क्या कहना है? जी, ये इनिशियली मेडिकल जो है वो कंडक्ट किया गया है एक बच्ची पे, जिसकी एज, जो सौतेली बच्ची है जिसकी एज 16-17 साल है, जिसका क्लेम ये है कि मकतूल अली अकबर जो मेरा सौतेला बाप है वो मुझसे गुज़िश्ता 8-10 महीने से ज़्यादती करता आ रहा है। तो उसका मेडिकल इनिशियल करवा लिया गया है और इंशाल्लाह ताला DNA रिपोर्ट्स जब आती हैं तो ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ मैं अपने नाज़रीन के लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। इस घर में रहने वाले अली अकबर का एक बेटा गुलाम फरीद है, जिसके साथ ये लड़की निकाह में है, जिसका इल्ज़ाम है अपने सौतेले बाप पर। अभी वक्त तो एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको खैबर पख्तूनख्वा लिए चलेंगे, जहां सेफ सिटी प्रोजेक्ट की ताख़ीर ने जराइम की रोकथाम पर एक सवालिया निशान लगा दिया है। आप हमारे साथ रहिए। पेशावर में कई साल पहले शुरू किया गया सेफ सिटी प्रोजेक्ट ताख़ीर का शिकार है। 12 अरब रुपए की लागत का ये मंसूबा अब 20 अरब से तजावुज़ कर चुका है, लेकिन अमली तौर पर कोई पेशरफ नहीं हो सकी। पेशावर से नादिया सुबूही इस मामले की तफसीलात फराहम कर रही हैं। जी नादिया। हम पहुंचे हैं पेशावर के पॉश एरिया हयाताबाद में। सेफ सिटी पेशावर का प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पेशावर के हयाताबाद से शुरू होना था, जिसका फैसला गुज़िश्ता साल हुआ
ताहम इस पर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ, महज कागजी कार्रवाई। यहाँ के शहरी बहुत परेशान भी हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर चोरियाँ, डकैतियाँ, घरों के बाहर से गाड़ियों को उठा लेना, मोटरसाइकिलों की चोरी होना और मोबाइल स्नैचिंग, तो यहाँ शायद रोज़ाना 10 से 12 लोग अपने मोबाइल से महरूम हो जाते हैं। यही बात करने के लिए इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से पुलिस पर शहरी क्या कहते हैं पेशावर के, और यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन रिजवान शेख दिखा सके तो हयाताबाद में कहीं भी कोई CCTV कैमरे पुलिस की जानिब से नहीं लगाए गए। सेफ सिटी प्रोजेक्ट जराइम की रोकथाम और मुजरिमान की निशानदही में कलीदी हैसियत इख्तियार कर चुका है। दुनिया भर में बड़े बड़े जराइम के वाक़यात की तह तक पहुँचने के लिए इसकी मदद ली जाती है। आज के डिजिटल दौर में पेशावर जैसे अहम और हसास तरीन शहर में CCTV कैमरों का ना होना हुकूमती कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आवाम का जराइम की रोकथाम के लिए हुकूमती तरजीहात से मुतालिक क्या कहना है, आइए आपको लोगों के तासुरात दिखाते हैं। पेशावर में बदअमनी बढ़ती जा रही है, दिन दिहाड़े भी कत्ल हो रहे हैं, मोबाइल की खातिर आम तौर पे जान ले ली जाती है। मुझे बताइएगा कि शहरी इस वक्त क्या महसूस करते हैं जब वो घरों से निकलते हैं, क्या वो महफूज हैं? पेशावर के शहरी इस वक्त ख़ुद को बिल्कुल गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। तो घरों से निकलते हैं, मोबाइल फ़ोन जिस तरह ऑन करते हैं, चोर पहुँच जाता है, मोबाइल फ़ोन छीन के चले जाते हैं या गोली मार देते हैं। जब थाने जाते हैं तो पुलिस वाले कोऑपरेट नहीं करते, FIR इतनी आसानी से दर्ज नहीं होती है। पेशावर शहर एक खूबसूरत शहर है और इसमें बहुत अच्छे लोग रह रहे हैं, मगर हुकूमत की नाक़स पॉलिसी की वजह से और गलत पॉलिसी की वजह से ये इस तरह हो गया जिस तरह यतीम नहीं होते, यतीम बच्चा, तो इधर अमन व अमान भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जो हुकूमत इधर आती है वो हुकूमत पेशावर के लिए कुछ भी नहीं करते। पेशावर का भी यह है कि वो बाकी पाकिस्तान की तरह पेशावर भी पाकिस्तान का हिस्सा है, तो इसी तरह जो पाकिस्तान में हमारे जो अमन व अमान कायम करने वाले जो इदारे हैं उस पर कभी तवज्जो नहीं दी गई, उस पर कभी इन्वेस्ट नहीं किए गए। अब हमारे थाने में जितनी कैपेसिटी हो उसमें होने चाहिए वसाइल, उनके पास वो वसाइल ही नहीं है कि अब आबादी को और जो अब मसाइल जितने हैं अमन व अमान के हवाले से वो उस अंदाज से उनको वो टैकल कर सके। तो इस हवाले से हम तमाम हुकूमती इदारों से, वफाकी हुकूमत से और तमाम उनसे हम ये मुतालिबा करते हैं कि KPK पुलिस को उनकी वसाइल दिए जाएँ, जितने यहाँ मसाइल है उसके मुताबिक उनको वसाइल फराहम किया जाए ताकि अमन व अमान के मसाइल जो है उसी तरह बहाल रखा जा सके। हम गुलबहार के रिहायशी हैं और गुलबहार में मेरा बेटा घर से अपनी वालदा को और खाला को लेके किसी काम से बाहर निकला और उसकी वालदा और खाला जो है तो किसी दुकान में किसी काम से गई और ये गाड़ी में बैठा हुआ था और अपने मोबाइल में लगा हुआ था कि इतने में एक शख्स आया और उसने शीशे पर नॉक किया और नॉक करने के बाद उसने देखा कि बच्चा अकेला है, उसने दरवाज़ा खोल के पिस्टल उसके साथ लगा दिया और उसके हाथ में जो मोबाइल था वो उसने उससे ले लिया। तो आया तो वो उसके सिर्फ मोबाइल छीनने के लिए था, लेकिन जब उसकी नज़र साथ वाली सीट पे पड़ी तो वहाँ पे पर्स पड़ा हुआ था मेरी वाइफ का और उसमें तकरीबन 1,80,000 रुपये वो ज्वेलर के पास जा रहे थे कुछ ख़रीदने के लिए। तो उस लड़के ने कहा कि इस पर्स को भी खोलो, तो मेरे बेटे ने मज़ाहमत नहीं की, उसको हमने मना किया हुआ था कि कभी कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो जान से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जो कुछ मांगे उसको दे देना। तो उसने एक हाथ से उसके पिस्टल उसके ऊपर रखा और दूसरे हाथ से उसने सीट में आगे होकर साथ वाली सीट से पर्स खोल के उसमें से नकदी और साथ में जो ज्वेलरी थी वो भी उससे ले ली और उसके बाद उसने उसको कहा कि किसी को कुछ भी मत कहना जब तक वो दरवाज़ा बंद कर चला नहीं गया। और मेरा बेटा इतना ज़्यादा शॉक हो गया था कि थोड़ी देर तक तो उसको बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ है। पुलिस का कहना है कि मनसूबा शहर को महफूज बनाने के लिए नागुज़ीर है, लेकिन हुकूमत इसमें ताख़ीर की वजह फंड्स की कमी को करार दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल खिलाफा पेशावर के शहरियों में एक ख़ास किस्म का इज़्तिराब पाया जाता है और ये कि उनकी ना जानें महफूज हैं ना उनका माल, और यही वजह है कि वो पुलिस की कारकर्दगी से भी मुतमईन नज़र नहीं आते। उनको गिला ये है कि पुलिस उनको तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गई है। दूसरी जानिब पुलिस का जो मौक़िफ़ है वो हम कोशिश करेंगे कि उनसे लें। पुलिस का जो पेशावर सेफ सिटी के हवाले से जो प्रोजेक्ट है, आया वो फ़ायदेमंद होगा अगर इस पर अमल दरामद हो जाता है, और पुलिस को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं CCPO कासिम अली साहब से मालूम करते हैं कि उनको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, और जो लोग कहते हैं कि वो पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, तो इसका वो क्या जवाब देंगे। सर ये बताइएगा, शहरी आपसे बहुत गिले रखते हैं। थैंक यू मैडम। देखिए, पुलिस से गिले तकरीबन इट्स कॉमन एवरीवेयर। जितना पुलिस के ऊपर वर्कलोड है, जो क्राइम का वॉल्यूम है, पुलिस
की परफॉर्मेंस ज़ाहिर है रिसोर्सेज को देखते हुए 100% नहीं है, लेकिन अगेन इसमें रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, दूसरे ऐसे इश्यूज़ और चैलेंजेस हैं। पुलिस हमारी ज़्यादातर वही ट्रेडिशनल स्टाइल पे चल रही है, जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको दूसरे मॉडर्न एडवांस कंट्रीज़ ने अपनाया हुआ है। बदकिस्मती से हम अभी तक उसको अपना नहीं सके। तो जो ट्रेडिशनल तरीक़ेकार की पुलिसिंग है उसमें स्ट्रीट क्राइम्स के ऊपर पुलिस ने ठीक ठाक काम किया है। जो न्यूट्रल ऑब्ज़र्वर्स हैं या जो फिगर्स हैं, आम शहरी हैं, उसमें भी वो आपको बता देंगे कि इसमें काफ़ी फ़र्क आया हुआ है। पुलिस जो कुछ कर रही है मेरे ख़्याल में हमें उसको भी प्रॉपरली प्रोजेक्ट करना चाहिए कि इन महदूद वसाइल के बावजूद पुलिस जिस हद तक जहाँ उनसे मुमकिन है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है। पिछले साल भी हमने बहुत सारे स्ट्रीट क्रिमिनल जो हैं उसमें से कुछ न्यूट्रलाइज हुए, कुछ पुलिस मुकाबलों में ज़ख्मी हुए, बहुत सारे जो स्टोलन प्रॉपर्टी है वो रिकवर भी हुई है, बहुत सारे जो हैं जेलों में भी हैं। लेकिन यस देयर आर चैलेंजेस। जहाँ तक आपने बात की सेफ़ सिटी की, पेशावर डज़ डिज़र्व अ प्रॉपर सेफ़ सिटी। ये प्रोजेक्ट पिछले तकरीबन 1.5 डेकेड से अंडर डिस्कशन या प्लानिंग के स्टेज के ऊपर रहा है, लेकिन अभी तक इसको कोई प्रैक्टिकल शेप मिली नहीं है भी बड़ा प्रोजेक्ट, बिकॉज़ जो लास्ट इसकी असेसमेंट हुई थी वो थी 20 अरब रुपए की। तो KP जैसे छोटे प्रोविंस के लिए 20 अरब रुपए का बजट जो है इट इज़ क्वाइट सम अमाउंट। सेफ़ सिटी के प्रोजेक्ट के फ़वाइद बेतहाशा होते हैं। उसमें आप जो ह्यूमन एरर का एलिमेंट होता है वो उससे निकल जाता है। एक सिपाही जो रोड पे खड़ा होता है वो हार्डली कोई बिज़ी रोड में हार्डली कोई 100 मीटर तक देख सकता है, लेकिन आपका अगर एक कैमरा लगा हुआ है PTZ कैमरा जो मूविंग कैमरा, तो वो आपको किलोमीटर्स तक जो है तमाम व्यू आपको दे सकता है और उसमें ना कोई थकावट है ना उसमें कोई गलती की गुंजाइश है। तो सेफ़ सिटी और फिर स्पेशली ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ पेशावर की आबादी अब है कम से कम 60 लाख के करीब लोग। ये 60 लाख के करीब लोग आप मैनुअल तरीके से अगर इसके ऊपर पुलिसिंग करेंगे तो उसमें बेतहाशा इश्यूज़ उसमें आएंगे, उसमें पुलिस से गिले शिकवे भी आएंगे, पुलिस की एक्सेसेस का भी लोग जिक्र करेंगे। लेकिन अगर हमें ये एक प्रॉपर सेफ़ सिटी सिस्टम मिल जाए तो हम उस हिसाब से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर सकेंगे। और मेरा ख्याल है कि जैसे इस्लामाबाद में हो चुका है, लाहौर में हो चुका है, तो अब पेशावर में इट इज़ मस्ट कि यहाँ पे भी एक सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट हम बिल्ड कर सकें। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं कोयटा की जानिब, जहां अगवा बराए तावान के वाक़यात में इजाफा देखने में आ रहा है। अगवाकारों ने 10 साला मुसव्विर काकड़ को अगवा किया, लेकिन 2 माह गुजरने के बावजूद इंतजामिया से बाजियाब कराने में नाकाम नजर आई। इस केस के हवाले से हमारे नुमाइंदे सलमान अशरफ ने तफसीलात फराहम की हैं, आइए आपको दिखाते हैं। आज हम कोयटा की एक स्टोरी हाईलाइट कर रहे हैं जिसमें 10 साला बच्चे को 2 माह कबल स्कूल जाते हुए अगवा किया गया और अब तक वो बाजियाब नहीं हो सका। मैं सलमान अशरफ अपने कैमरामैन अरशद नईम के साथ इस वक्त मौजूद हूँ पटेल बाग के उस घर पर जो मुसव्विर काकड़ का घर है, उस 10 साला बच्चे का, जिसे सुबह यहाँ पर उसके चचा ने गाड़ी में सवार करवाया, स्कूल वैन में वो यहाँ से जा रहा था जब उसे यहाँ से अगवा किया गया। अब हम आपको कैमरामैन से कहेंगे कि वो आपको ये पूरा रूट दिखाए। ये घर था जहाँ से वो रवाना हुआ। इसके बाद इस गली में उस कोने पर जहाँ पर वो मस्जिद भी मौजूद है, उसके साथ तो वो एरिया है जहाँ पर नामालूम मुसल्लह अगवाकारों ने उनकी गाड़ी को इंटरसेप्ट किया, उसको स्कूल वैन से उतारा और अपने साथ अगवा करके नामालूम मकाम पर ले गए। सलमान अशरफ मौजूद हैं मगवी बच्चे के चचा के साथ। बच्चे के घर वाले पुलिस की कार्रवाई से किस हद तक मुतमईन हैं और आया फैमिली के अपने ज़राए के मुताबिक अगले दिनों में कोई पेशरफ्त होने जा रही है या नहीं, जानेंगे इस रिपोर्ट में। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुसव्विर खान के घर पर और उनके चचा हाजी मलंग खान से बात कर रहा हूँ। वो बताएंगे इस केस के हवाले से पेशरफ्त के और जो ओवरऑल सिचुएशन है उस पर वो क्या कहेंगे। ऐसा बताएं कि इस केस के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, पुलिस ने आपको क्या बताया है और आपकी अपनी जो कबायली सोर्सेज हैं वो क्या कहते हैं। पुलिस तो लगा हुआ है और भी एजेंसियाँ इसमें लगे हुए हैं और हमको उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर का मामला करेगा। प्रोसेस तो उसी जगह पे रुका हुआ है जो पहले दिन से है, वही जो मकान जो आपका पकड़ा गया है, गाड़ी पकड़ा गया है, उससे आगे तो ये लोग अभी तक तो नहीं बढ़े हैं मेरे नज़र में। तो ये लोग तो हम लोगों को तसल्लियाँ दे रहे।
तो हम लोगों को तसल्ली तब होगी जब बच्चा हमारे हवाले होगा, तब तसल्ली होगी। अच्छा, जिस रोज़ ये वाक़या पेश आया आप कहाँ थे, आपको कैसे इत्तला मिली, ये इस वाक़े के हवाले से कुछ बताइए। ये 15 नवंबर का दिन था। सुबह 8:05 मैंने बच्चे को वैन पे बिठा दिए, मैंने ख़ुद बिठाया वैन पे। तो हमारे घर से तकरीबन ये चौक पे है, तकरीबन एक परलांग होगा, यहाँ मस्जिद के सामने उस लोगों ने प्रियस गाड़ी वैन के आगे डाली और उनमें से 2-3 बंदे उतरे। उन्होंने बच्चा उठा के गन पॉइंट पे, और जो वैन वाला था उसके कनपट्टी पे गन रख के बच्चे को उठा के ले गए थे। ये सुबह 8:05 का टाइम था, 15 नवंबर। उसके बाद क्या सूरत हाल रही? आपने FIR दर्ज कराई, एहतजाज किया, उसमें क्या ओवरऑल सिचुएशन रही? उसके बाद तो बस ये हुआ कि वो वैन वाला फ़ौरन भाग के आया कि भाई ऐसा बच्चा मुझसे उठा के ले गया है। फिर हम लोगों ने जाके गोलमंडी थाने में FIR करवाई। FIR में हम लोगों को सुस्ती नज़र आई, उस लोगों का कोई ख़ास वो नहीं था। तो फिर हम लोगों ने ये है कि फिर एहतजाज की तरफ हम लोग गए सरीना चौक पे, सरीना चौक को बंद किया। उसके बाद फिर इन लोगों को थोड़ा हरकत हुआ। तो उसके बाद तो फिर हम लोगों ने तकरीबन 14 दिन तक ये धरना हम लोगों का जारी रहा। फिर वज़ीर आला के यकीन दयानी कि भाई हम लोगों को आप 10 दिन का टाइम दे। फिर उन लोगों को हम लोगों ने 28 नवंबर को मेरे ख्याल से हम लोगों ने धरना ख़त्म किया। कोयटा में मुख्तलिफ तबका है फ़िक्र के अफराद इस केस को लेकर सरापा एहतजाज हैं। अंजुमन ताजरान के सदर भी इस एहतजाज का हिस्सा रहे हैं। उनसे जानते हैं कि उनका आगे का लाएहमल क्या होगा। अंजुमन बलूचिस्तान जो रजिस्टर्ड है बलूचिस्तान में, उनके सदर हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे अब्दुर्रहीम काकड़ साहब से कि अब जो सूरत हाल है उसमें उनका आज के बाद क्या अमल होगा। रहीम काकड़ साहब बताइएगा क्या सूरत हाल है और आपका ये एहतजाज था, अब क्या सूरत हाल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका और आपका पूरा टीम का शुक्रिया। तो आपको मालूम है कि मुसव्विर काकड़ की बेज़ाबी के लिए हम लोगों ने बहुत एहतजाज किया है। तकरीबन हम लोगों ने 15 दिन सरीना होटल के सामने धरना दिया है, फिर शटरडोन हड़ताल हुआ है, फिर पायजाम हुआ है पूरा सूबे में। और इसके बाद फिर जो है वज़ीर आला ने हम लोगों को बुलाया कि बस हम लोगों को एक 10 दिन टाइम दे दो, और हम लोग जो है पहुँचा हुआ है वहाँ तक। इंशाअल्लाह ताला मुसव्विर को बाजियाब करेंगे। इसके बाद फिर IG ने हम लोगों से 2-3 दफ़ा टाइम लिया है कि आप लोग हम लोगों को टाइम दे। हम लोग पहुँचा हुआ है वहाँ। इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन में, हफ्ते में हम इनको बाजियाब करेंगे। शहरियों की जानिब से 14 रोज़ तक धरना दिया गया। सलमान अशरफ इस वक्त धरने के मकाम पर मौजूद हैं और एहतजाजी कमेटी के कन्वीनर से बात कर रहे हैं कि उनका इस वक्त हुकूमत से क्या मुतालबा है। कोयटा शहर में मुसव्विर काकड़ के अगवा के बाद शहरियों की जानिब से भरपूर एहतजाज देखने में आया। ये मेरे अकबी सिमत में वो इत्तेहाद चौक है जहाँ पे अहले खाना ने मुख्तलिफ सियासी जमातों, उनके साथ साथ सिविल सोसाइटी और ताजिर बरादरी के साथ मिलकर तकरीबन 14 रोज़ तक यहाँ पर धरना दिया। इस धरने के दौरान उनका ये मुतालबा रहा कि फ़ौरी तौर पर हुकूमत 10 साला तालिब इल्म मोहम्मद मुसव्विर काकड़ को बाजियाब करवाए, लेकिन उसके बावजूद उसकी बाजियाबी अभी तक अमल में नहीं आई। इसके बाद यहाँ पे जो धरने के शुरका थे उन्होंने एक बाज़ाब्ता कमेटी कायम की और कमेटी में मुख्तलिफ कबायली और सियासी रहनुमा और पार्टियों के अहदेदारान शामिल थे। इसमें जो कन्वीनर मुकर्रर किया गया सरदार रशीद नासिर को, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद, हम उनसे जानते हैं। सर, ओवरऑल सिचुएशन बताएं कि आपने यहाँ एहतजाजी धरना दिया, आपका मुतालबा क्या था, फिर धरना ख़त्म किया गया, क्या वजूहात है और अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। सबसे पहले सलमान अशरफ आपका और जीव का बड़ा शुक्रिया। आप लोगों ने मुसव्विर काकड़ केस को पहले भी बहुत हाईलाइट किया था और आज भी उस पर आप लोग एक स्टोरी बना रहे हो। बुनियादी बात यह है कि हम लोगों ने पूरे बलूचिस्तान के जितनी पॉलिटिकल पार्टियां थी, यहाँ के जितने कबाइल थे, उन सब ने मुश्तरका तौर पे इसलिए यहाँ पे धरना दिया कि चूँकि बलूचिस्तान तो पहले भी बदआमनी का शिकार था। कभी किस नाम पे बदआमनी थी, कभी किस नाम पे बदआमनी थी। ये पहला वाक़या था कि 8 साला 9 साला कमसन तालिब इल्म को अगवा बरतावान के लिए अगवा किया गया। तो इसलिए पूरे बलूचिस्तान के अवाम और खुसूसन कोयटा के अवाम सरापा एहतजाज हो गए, जिसमें तमाम अक़वाम, तमाम पार्टियाँ
मुख्तलिफ सियासी जमातें जिनके अपने दरमियान भी बहुत इख्तलाफात थे, लेकिन मुसव्विर काकड़ केस पे तमाम बलूचिस्तान की सियासी जमातें एकजा हो गई और उन्होंने एक बहुत लंबा तवील एहतियात चौक पे, जिसको आप रेड जोन कहते हैं, इस पे एक 13 दिन का तवील धरना दिया। नाज़रीन, हमने पुलिस का मौक़िफ़ भी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इस हवाले से सलमान अशरफ को क्या बताया गया, देखिए इस रिपोर्ट में। मुसव्विर काकड़ केस के अगवा के हवाले से जब हमने रब्ता किया पुलिस से उनका मौक़िफ़ जानने के लिए, तो DIG कोयटा की जानिब से ये कहा गया कि वो इस सूरत हाल में तफ्तीश के उस मराहिल पर हैं कि मीडिया को दिया जाने वाला बयान जो है वो किसी भी हवाले से उनकी तफ्तीश पर असरअंदाज हो सकता है। जैसे जैसे तहकीकात मज़ीद बढ़ रही हैं तो उनको कई ऐसे शवाहिद मिले हैं जिसकी रोशनी में वो इस केस पर काम करें और उम्मीद है कि वो जल्द मग़वी 10 साला तालिब इल्म मोहम्मद मुसव्विर को बाज़ियाब करवाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त वो मीडिया को किसी किस्म का भी मौक़िफ़ देने से सूरत हाल के हवाले से उनका कहना था कि मौक़िफ़ वो नहीं दे सकते। नाज़रीन, कोयटा में अगवा बराए तावान के इस वाक़े ने इंतज़ामिया की नाकामियों पर कई सवालात उठा दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मग़वी मुसव्विर काकड़ जल्द अज जल्द बाज़ियाब होकर अपने घर लौट आए। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, पेशावर के सदर बाजार में साल के आगाज़ पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां मनी एक्सचेंज से 4 करोड़ से ज़ायद की रकम चोरी हुई। ये चोरी कोई और नहीं बल्कि पुलिस के मुताबिक मनी एक्सचेंज का सिक्योरिटी गार्ड ही कर रहा था, जिसने 400 रुपए के एवज़ डुप्लीकेट चाबियां बनवाकर ये वारदात की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार किया और 56 करोड़ रुपए बरामद किए। वाक़े की तफसील बताएंगे हमारे नुमाइंदे रसूल दावड़। जी रसूल दावड़। जी बिल्कुल, पेशावर में रवां साल 4 जनवरी को सबसे बड़ी चोरी की हुई थी और वो भी पेशावर के दिल यानी सदर बाज़ार से। अगर मेरा कैमरामैन रिजवान शेख दिखा सके, ये वो मनी एक्सचेंज है जहाँ से चोरी हुई थी और चोरी भी कुछ कम नहीं थी बल्कि 3 करोड़ 56 लाख 94,000 रुपये इसमें रिकवर भी हो चुके हैं। यहाँ पे हमने जो मनी एक्सचेंज के ज़िम्मेदारान हैं उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं कि इन्हें इजाज़त नहीं है। 2 दिन बाद, वाक़े के 2 दिन बाद FIR के लिए गए हैं और पुलिस को रिपोर्ट की है और उसके बाद फिर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। 2 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हो चुके हैं। मज़ीद क्या हुआ, आइए पुलिस के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। नाज़रीन, वक़ूआ के बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की और किन मराहिल से गुजर कर वो मुल्ज़िम तक पहुँची, देखिए हमारे नुमाइंदे रसूल दावड़ ने तफ्तीशी अफसर से गुफ्तगू की है। आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उस मुतल्लिका थाने में SHO साहब के साथ। दुरानी साहब से हम ये जानेंगे कि ये केस जब रुनुमा हुआ तो उन्होंने इब्तदाई तौर पर कौन सा इकदाम उठाया जिसके ज़रिए से मुल्ज़मान तक उनकी रसाई हुई। जी दुरानी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आप GO टीम को खुशामदीद कहता हूँ कि आपने इतना कीमती वक्त निकाल कर हमारे थाने में तशरीफ़ लाए हैं। इसके अलावा ये वक़ूआ जो हुआ है 4 तारीख़ को और रिपोर्ट तो हमें 6 तारीख़ को हुई है। जब रिपोर्ट हुई तो हमारे बॉस जनाब CCPO साहब ने इसका सख्ती से नोटिस लेकर उसने इसमें एक मखसूस और अफसरान पर मुश्तमिल एक मजबूत टीम तश्कील दी। मुल्ज़िमान तक रसाई आपकी कैसे हुई? मुल्ज़िमान की रसाई जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जनाब CCPO साहब कासिम अली ख़ान साहब ने हमें जो टीम प्रोवाइड की थी और उसके मुताबिक हमने CCTV से भी काम लिया। इसके अलावा हमने वो CDRs वगैरह निकाली और उसके हिदायत के मुताबिक हमने चूँकि ये एक चोरी इस तरह थी कि न कोई जगह को नकब लगा था और न इस तरह कोई बज़ोर अंदर हुआ था, चूँकि एक टेक्निकल वो तरीका उसने अपनाया था जो मुल्ज़िम है, तो उस वजह से वो उसने एक फ़ायदा उठाया कि जे डायरेक्टर साहब उस्मान है, उसका ये सादिक मनी एक्सचेंज जो कि डीन्स प्लाज़ा में है, उसके कोई पुपी फौत हुई थी तो उसका तमाम स्टाफ उधर उसके घर गए थे। सिर्फ एक मैनेजर महाब नाम था जो कि वो रह गया था, वो जुमे का दिन था, वो नमाज के लिए
गुलबहार की एक मस्जिद में, वो कहता है कि मैं वहीं पर नमाज जुमे का पढ़ता हूँ, तो उधर गया था और चाबियाँ ये चौकीदार को हवाला की थी। तो चौकीदार ने उसका फ़ायदा उठाकर वो सदर में नज़दीक चाबी जो बनाते हैं वहाँ जाकर 400 रुपये पर 4 चाबियाँ बनाकर फिर मौका ढूंढता रहा। फिर उसको 2 तारीख को चारसद्दा ट्रांसफ़र किया था, 3 तारीख पर उसने चारसद्दा में हाज़िरी की और 4 तारीख को फिर इसने ये प्लान बनाया जो एक उसका एक शरीक वारदात एक दोस्त है जिसका नाम अहमद गुल है, वो ये अकबरपुरा का रहने वाला है, बशीराबाद। तो उसके साथ प्लान करके फिर वो जो उसने चारसद्दा से 5 बजे अपनी जो सिक्योरिटी ड्यूटी थी वहाँ से छुट्टी करके इसका दफ्तर जिसके जितने भी ब्रांच है वो तकरीबन 5 बजे वो बंद हो जाते हैं और इसका जो है वो फिंगर है सुबह आकर हाजिरी भी फिंगर के ज़रिए लगाई जाती है और जब छुट्टी हो जाती है तो फिर भी वो फिंगर लगाया जाता है। नाज़रीन, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन नूर जमाल ने पुलिस के इक़दाम पर रोशनी डाली है। कितने अफराद इस केस में गिरफ्तार हैं और मुकदमे में आगे क्या होगा, आइए जानते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जनाब नूर जमाल साहब के साथ। उनसे जानेंगे यहाँ पे जो चोरी हुई थी पेशावर सदर बाज़ार के अंदर करोड़ों रुपए की, कैसे उसको ट्रेस किया, कितने घंटों में ट्रेस किया, कितने लोग गिरफ्तार है इस वक्त, उनसे जानते। जी एसएसपी साहब, ये बताएं कैसा वाक़या रोनुमा हुआ था, अगर हमें तफसील बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। ये वाक़या है 4 जनवरी 2025 का। डीन्स प्लाजा के अंदर सादिक एक मनी एक्सचेंज की दुकान है, उसका मैनेजर है हारिस। उसने पुलिस को रिपोर्ट की कि 4 जनवरी को शाम के वक्त उसके दुकान से मुल्की और गैर मुल्की करेंसी चोरी की गई है जिसकी मालियत तक 4 करोड़ से ज़्यादा है। उसने पुलिस को रिपोर्ट की, FIR दर्ज हुई और हमारा जो CCP साहब है कासिम अली खान साहब, उसने उसका बहुत सख्ती से नोटिस लिया और फ़ौरन एक टीम तश्कील दी। टीम में SSP ऑपरेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन, SP कैंट, SDPO कैंट, DSP इन्वेस्टिगेशन कैंट, SHO गरबी और तफ्तीशी अफसर गरबी, और उसको हिदायत की टीम को कि इस केस को जितनी जल्दी हो सके उसको ट्रेस करना है। टीम ने इंतहाई हिकमत अमली और जदीद खतूत पर इन्वेस्टिगेशन करके CDR निकाले मुख्तलिफ। ये जो डीन प्लाजा का दुकान है उसके और भी ब्रांचेस हैं पेशावर में, और जो हैदराबाद में भी है, नरशेर में भी है, हर जगह। पेशावर में 2-3 ब्रांच हैं। CCTV फुटेज उस पर काम किया, CDR पर काम किया। मुख्तलिफ़ किस्म के मुश्तबह लोग आए, उनको इंटरव्यू किया गया और इंटरव्यू करने के बाद टीम इस नतीजे पर पहुंची कि ये इसका अपना एक बंदा है, उसका अपना बंदा है और इस पर यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड था, इसने ये वक़ुआ किया हुआ। रसूल दावर ने इस अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात दी। अब बढ़ते हैं लंदन की जानिब, जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी को मुख्तलिफ जराइम का सामना है जिनमें जिनसी ज़्यादती, फ्रॉड और नफरत अंगेज़ जराइम शामिल हैं, जबकि कई जराइम ऐसे भी मौजूद हैं जिनमें खुद पाकिस्तानी भी मुलव्वस पाए जाते हैं। जैसा कि गुज़श्ता दिनों सारा शरीफ के कत्ल केस में वालिद और सौतेली वालिदा को सज़ा सुनाई गई। एक अंदाजे के मुताबिक लंदन की कुल आबादी का 3.3% पाकिस्तानी कम्युनिटी पर मुश्तमिल है। लंदन में हमारे नुमाइंदा खुसूसी मुर्तज़ा अली शाह इससे मुतालिक मज़ीद आगाह करेंगे। बरतानिया में इस वक्त तकरीबन 1.5 मिलियन पाकिस्तानीज़ आबाद है, जिसमें जो अक्सरियत है वो लोग हैं जो इस मुल्क में पैदा हुए थे और बाकी वो हैं जो पाकिस्तान से यहाँ पर जिन्होंने माइग्रेट किया और अब यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन इस कम्युनिटी के हवाले से जो डोमिनेटिंग फैक्टर ये है कि जो यहाँ की जो जेल्स हैं, प्रिजन्स हैं, उनमें जराइम की वजह से जो कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन है वो इसके तनासब से जो बरतानिया की तकरीबन 65 मिलियन की आबादी है उसमें बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि जो प्रिजन्स में, जो यहाँ के जो जेल हैं, उनमें जो
पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग हैं वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं एज़ कम्पेयर जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं। और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसको मुख्तलिफ ऐसे जराइम से जोड़ा जाता है जो डेलिबरेटली या किसी और वजह से उन्होंने इस मुल्क में कमिट किए हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे संगीन किस्म के जराइम हैं जिनसे पाकिस्तानियों को मुंसलिक किया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ एक हकीकत ये भी है कि इस मुल्क में रेसिज्म भी है, इस्लामोफोबिया भी है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तानीज़ और मुस्लिम्स के हवाले से यहाँ का जो पूरा सिस्टम है और जो सोसाइटी है उसमें बहुत हद तक एक तासुब भी पाया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है और ये किसी हद तक जो यहाँ पर लोग जो जेलों में जाते हैं उनसे भी इस बात को मुंसलिक किया जाता है। बरतानिया में नस्ल परस्ती और पाकिस्तानियों के खिलाफ बढ़ते हुए जराइम की शरह में क्यों इजाफा हो रहा है? हमने बरतानिया में मौजूद चंद वकला से बात की जो इन जराइम की वजूहात और असरात पर रोशनी डाल रहे हैं। बात करते हैं सोलिसिटर मुजम्मल मुख्तार से जो ईस्ट लंदन में अपनी लॉ फर्म चलाते हैं पिछले काफ़ी अरसा से, और उनके पास यहाँ पर बड़ी तादाद में जो उनके क्लाइंट्स हैं वो पाकिस्तानीज़ हैं। और जो पाकिस्तानीज़ किस किस्म के यहाँ पे जो क्राइम्स में वो या मुलव्वस होते हैं या उनको मुलव्वस किया जाता है या उस हवाले से ख़बरें बनती हैं, हम उस चीज़ को लेकर उनसे बात करते हैं। मुजम्मल साहब, यहाँ पर आपके पास जो पाकिस्तानियों को लेकर किस किस्म के ऐसे क्राइम्स हैं जो लोग आते हैं कि वो फंस चुके हैं, चाहे वो बेनिफिट्स फ्रॉड्स हों, फाइनेंशियल इशूज़ हों या दीगर मामलात हों, कौन कौन से ऐसे क्राइम्स हैं जिसमें आप देखते हैं कि पाकिस्तानियों की रिप्रेजेंटेशन काफ़ी है? देखिए, चूँकि यूके एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है और पाकिस्तानी कम्युनिटी भी अदर माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ की तरह यहाँ एक कम्युनिटी है, और ज़ाहिर बात है चूँकि हम यहाँ बसते हैं पाकिस्तानी भी, तो उनकी भी मुख्तलिफ़ क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन इन जेनेरिक टर्म्स अगर मैं बोलूँ तो देखा जा सकता है कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स, बेनिफिट्स फ्रॉड्स, डोमेस्टिक वायलेंस के काफ़ी केसेस। इसके अलावा अगर आज के हवाले से देखा जाए, रिसेंटली जिसको पास्ट में भी मीडिया ने हाईलाइट किया और आज रिसेंटली भी कर रहे हैं, हॉट टॉपिक जो कि हॉट टॉपिक है वो सेक्स ग्रूमिंग जो गैंग्स के हवाले से है। ऑल्दो मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि किसी किस्म के भी क्राइम के हवाले से, चाहे वो सेक्स ग्रूमिंग फ्रॉड का हो या फाइनेंशियल फ्रॉड्स का हो, उसमें आप किसी पर्टिकुलर एथनिसिटी को पर्टिकुलरली उसके साथ लिंक नहीं कर सकते। जिस तरह मुख्तलिफ और कम्युनिटीज़ के लोग यूके के अंदर मुख्तलिफ क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, इस तरह पाकिस्तानीज़ भी इन्वॉल्व हैं। और अगर आप परसेंटेज देखें पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों की मुख्तलिफ क्राइम्स में इन्वॉल्व होने की, तो मैं नहीं समझता कि वो बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं या जो एथनिसिटीज़ हैं उनसे ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जो 2022-2023 का एक सर्वे है, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी में जो अरेस्ट की रेशो है वो 11.3 पर 1000 पीपल है, जो कि बाकी माइनॉरिटी कम्युनिटी से ज़्यादा नहीं है, वो उसके सिमिलर है। लेकिन देखिए, यहाँ पे जो सेक्स ग्रूमिंग के हवाले से हम समझते हैं कि मीडिया में एलन मस्क है, फार राइट मीडिया, वो उसको एम्पलीफाई कर रहा है इसलिए कि वो पाकिस्तान और इस्लाम का मसला है उनके लिए, और बाकी कम्युनिटीज़ भी हैं। लेकिन जो रॉचडेल के एरियाज में सेक्स ग्रूमिंग के केसेस जो टाइम्स ने हाईलाइट किए थे 20 साल पहले और जिनका अभी भी जिक्र हो रहा है, उसमें तो उस एरिया में तो हमने देखा है कि एक्चुअली पाकिस्तानीज़ तकरीबन उनकी 90% से अबव रिप्रेजेंटेशन थी उस ख़ास एरिया की। देखिए, मैं ये बात आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अगर हम देखें कि मिड 1990 से 2000 तक जो सेक्स ग्रूमिंग गैंग्स का जो स्कैंडल था उसमें पाकिस्तानियों का भी नाम आया है। लेकिन 2020 के अंदर यूके गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी की और उस इंक्वायरी की रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है बड़े क्लियर टर्म्स के अंदर कि चाहे वो पाकिस्तानी हो या कोई और पर्टिकुलर एथनिसिटी, हम सेक्स ग्रूमिंग जो गैंग्स का जो क्राइम है इसके साथ पाकिस्तानी या किसी पर्टिकुलर एथनिसिटी को हम नहीं जोड़ सकते। मोहम्मद शफीक क्रिमिनल लॉ के सोलिसिटर हैं और वो पिछले तकरीबन 20 साल से बरतानिया की अदालतों में वो जराइम में मुलव्वस जो मुख्तलिफ अफराद हैं उनके लिए जो डिफेंस वकील के तौर पर वो पेश हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद में उनके पास जो केस आते हैं वो यहाँ पर लंदन की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनसे रिलेटेड है। वो लंदन से बाहर भी मुख्तलिफ केसेस में कंप्लीट करने जाते हैं। हम उनसे जानते हैं, शफीक साहब, यहाँ पर जो ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों को लेकर किस किस्म के ऐसे वो क्राइम्स हैं जो आपने अपने 20 साल तजर्बे में देखा है कि यहाँ पर जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के या तो लोग मुलव्वस हैं या पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों को फेस करना पड़ता है? जी, इसमें डिफरेंट नेचर ऑफ ऑफेंसेस हैं। उसमें आप ड्रग रिलेटेड भी हैं और उसमें किलिंग्स के भी आते हैं और
जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी काफ़ी सारे केसेस सामने आए हैं, VAT फ्रॉड्स के भी आए हैं और बेनिफिट्स फ्रॉड्स के भी काफ़ी सारे आए हैं। और जो चोरियों वाले हैं ये कम है, इस तरफ थोड़ा सा कम है। और सेक्सुअल ऑफेंसेस भी काफ़ी आए हैं, उसमें मोस्टली जो हमारे न्यू कमर्स होते हैं ना, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस में वो ज़्यादातर जो हमारे पाकिस्तान से नए लोग आते हैं तो वो ज़्यादातर वो उस चीज़ में ट्रैप होते नज़र आए हैं। अच्छा, जिनको ये पता नहीं होता कि यहाँ पर जो जिनसी जो जराइम है उनके हवाले से कवानीन कितने सख्त हैं? एक कवानीन का सख्त होना ये भी एक चीज़ है, और दूसरा जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि हम जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है या जो भी कोई बाहर से लोग आते हैं, बेशक इंडिया से हों या किसी और कंट्री से भी हों, और उनका प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं कि जो उस कंट्री में ऑफेंसेस नहीं हैं, और वही चीज़ जब आप इस कंट्री में करते हैं तो वो ऑफेंसेस हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नजर रखें और जुर्म की रोकथाम के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। पाकीज़ा ज़ाहिद और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।